नमः संस्कृत मित्राणी। संस्कृत की इस क्लास में आपका स्वागत है। पिछली पीढ़ी में हमने आपको क्या बताया था? संधि के बारे में बताया था। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? मिलिया जो संधि शब्द की व्युत्पत्ति में बताया कि संधि शब्द बना कैसे है। देखिए आप बोर्ड में सामने लिखा हुआ संधि शब्द कैसे बना हुआ है। सम उपसर्ग है ना, और क्या है, धा धातु में धान करने के अर्थ में और की करते हैं। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय क्या, की प्रत्यय मिलकर क्या बना, संधि का शब्द बना। उसके बाद बताया था आपको संधि संधि की मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संधि की मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वसंधि, संधि और विसर्ग संधि। और ये बताया था कि बताइए स्वसंधि को कैसे पहचानते हैं? स्वसंधि है, कैसे पहचाने कि स्वसंधि है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो, अगर दोनों का मेल होता है तो वहां पर क्या होगा? स्वर संधि होगी। कौन संधि होगी? अब व्यंजन संधि बताइए, व्यंजन संधि कैसे पहचानेंगे? प्रथम पद का अंतिम वर्ण कोई व्यंजन हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर या व्यंजन हो, तब वहां पर व्यंजन संधि होगी। यानी व्यंजन वर्ण का मेल स्वर या व्यंजन वर्ण से होगा, तब वहां पर व्यंजन संधि होगी। जैसे आपके सामने दिया हुआ है और जैसे दिग्धन, दिग्धन जया, दिग्गजा, ठीक है, दिग्धन गजा होगा, दिग्धन गजा क्या आएगा? दिग्गजा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या आपका विसर्ग संधि है, क्या लिखा हुआ है? जब विसर्ग का मेल, ठीक है, जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होगा तब वहां पर भी क्या विसर्ग संधि होगी। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, कोई विसर्ग हो या विसर्ग किसी वर्ण के साथ में आए, तो उसके बाद कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मुख्यतः संधियों में पहला आता है स्वसंधि। कौन सी संधि आती है पहले? आपके स्वसंधि, स्वसंधि आती है। दूसरे तीसरी कौन सी आती है? संधि। तो आज हम स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। कौन संधि के बारे में? स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में चर्चा आपसे की जाएगी। देखिए अच्छा बताइए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? बताइए, स्वर संधि के कितने भेद? गलत। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन भेद होते हैं? कितने होते हैं? 5। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। पांचवी है अयाद संधि। मतलब कोई क्रम निश्चित नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई क्रम से बताएं आप, पर संधियां होती है। स्वर संधि के भेद अगर पूछता है, स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि, ठीक है। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। इनकी संधि का? दीर्घ संधि का। कौन संधि है? दीर्घ, ठीक है। एक सूत्र दिया किताब में, क्या दिया है सूत्र? आकः सवर्णे दीर्घ। कौन सा दिया है? किताब में देखिए, आकः सवर्णे दीर्घ दिया है ना। सूत्र है आपका, कौन सूत्र है? आकः सवर्णे दीर्घ। आकः सवर्णे दीर्घ, ठीक दिया सूत्र। कैसा सूत्र है? सूत्र है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि विधि सूत्र। दीर्घ संधि विधि सूत्र आप लोग लिखते जाइए। कैसा सूत्र है? दीर्घ संधि विधि सूत्र, अर्थात यह सूत्र दीर्घ संधि का विधान करता है। किस संधि का?
दीर्घ संधि का विधान करता है। अब यहाँ देखिए कि अक क्या दिया है, अक एक शब्द दिया क्या, अक एक दिया है, दूसरा शब्द दिया है सारणे। सूत्र में देखिए दूसरा शब्द दिया है सारणे, क्या दिया है, सारणे। तीसरा शब्द दिया है दीर्घा, क्या दिया है, दीर्घा। आका सारणे दीर्घा। अब यहाँ देखिए आप ये अक क्या है, क्या है, अक। ये है क्या चीज बताइए आप लोग, किसी को मालूम है? ये अक क्या है, अक आप लोग शायद नहीं बताएगा हिंदी वालों को, क्या बताना पड़ेगा आपको, वर्ण पूरे पढ़ाने पड़ेंगे तभी। इसमें दिया ही नहीं वो चीजें किताब में, दिया नहीं, इसलिए क्या आप अभी देख लीजिए, समझ लीजिए, उसका बता दूंगा मैं। ये क्या है, अब क्या है, प्रत्याहार है, क्या है, अब क्या है, प्रत्याहार है ना। जिन विद्यार्थियों को जो विज्ञान संस्कृत लिए थे सब्जेक्ट विषय अपना अलग सा, उनको मैं बताया था। अब क्या है, प्रत्याहार। तो आप में कौन कौन से वर्ण आएंगे बताइए, आ ई उ री और आएंगे बताइए, है ना। तो आगे दिया सवर्णे, क्या दिया है, सवर्णे। सवर्णे का मतलब होता है जैसा वर्ण आगे का वैसा ही वर्ण पीछे का। सवर्ण का मतलब ये होता है, अगर प्रथम पद के अंतिम वर्ण में मान लीजिए आ है, तो द्वितीय पद के अंतिम वर्ण में भी आ होना चाहिए, तब सवर्ण का मतलब मिलेगा आपका, ठीक है। यानी प्रथम क्या है, आकार सवर्णे दीर्घ, यानी कह रहा है परिभाषा क्या होगी, यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, है ना, यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, ठीक है, पुनः अक प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, तब वहां दोनों मिलकर के सवर्ण मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ आदेश हो जाते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा, क्या हो जाता है, बड़ा, यानी दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़े वर्ण बन जाएंगे। अब सवर्ण का मतलब ये नहीं है कि आपका आगे बाद ई मिल जाए, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बताया था कि यदि अक प्रत्याहार वर्ण के बाद, यह हिंदी में क्या लिखा था, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ठीक है, या ह्रस्व या दीर्घ ई, या ह्रस्व या दीर्घ उ, है ना, ह्रस्व या दीर्घ री, और ली छोटा होता हमेशा, के बाद पुनः ह्रस्व या दीर्घ आ, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ और ह्रस्व या दीर्घ री आए तथा ली आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाते हैं, यानी दीर्घ वही बड़े बन जाते हैं, ठीक है। लिखिए इसमें परिभाषा में क्या दिया, लिखिए दीक्षण की परिभाषा जल्दी से, या किताब में आपके दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा, किताब में दिया संस्कृत आप ऐसे कर देना, ठीक है। देखिए क्या होता है, यदि अक प्रत्याहार से परे, इसमें दिया है किताब में, यदि अक प्रत्याहार से परे वर्ण अच हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, अर्थात यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ली, यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री और ली भी आता है के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री ली आए, तो दोनों मिलकर के दीर्घ आदेश हो जाते हैं। देखिए क्या कहा है, अक हम कर दे रहे हैं, यहाँ पर अक कह दिया है, पुनः अक में कौन कौन से बनाएंगे, आ ई उ री और आगे के बाद कह रहा है पुनः अक आए, पुनः अक कर दो, आ के बाद क्या है, आ ई के बाद ई, ई के बाद ई, उ के बाद उ और ई के बाद री और री के बाद री, समझ गए। यानी आ के बाद आ जाए, ई के बाद ई आ जाए, उ के बाद उ आ जाए, री के बाद री आ जाए
और ली के बाद लिया जाए। अच्छा, एक चीज संस्कृत में और है, यहाँ बड़ा आ नहीं कहा गया है ना, आपने देखा न बड़ा ऊ कहा गया है, न बड़ी ई कहा गया है, न बड़ी री कहा गया है, न बड़ी डी कहा गया है। संस्कृत में क्या है, अध्याहार का सिस्टम। क्या है, अध्याहार का सिस्टम है। कुछ चीजें आपको अपने आप समझनी होंगी। अब देखिए, आ संस्कृत ये मानता है कि आ है भाई, आ तो आपका आ ही है, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, नहीं समझ रहे हो। आ तो आपका आ ही है, चाहे छोटा आ हो या बड़ा हो आ हो। जैसे कोई, जैसे किसी का नाम रमेश, जैसे बचपन में जब उसका जन्म हुआ, किसी बालक का उसका नाम क्या रमेश रखा गया। क्या रखा गया, रमेश। ठीक है, अब वो 8 साल का हुआ तब भी उसका नाम क्या है, रमेश। 15 साल का हुआ तब भी उसका नाम क्या है, रमेश। 25 साल का हो तब भी उसका नाम क्या है, रमेश। बूढ़ा हुआ तब उसका नाम क्या है, रमेश, है ना। तो समझ में आया, है तो आपका आ, लेकिन देखिए उसका आकार बदल रहा है, इसीलिए क्या उसका नाम वही आकार बदलने पर क्या आपका नाम नहीं बदलता है। इसी प्रकार कह रहा है कि आ आपका आ ही है, लेकिन क्या है, जब जब चाहेंगे तो उसका हम बड़ा आ में प्रयोग कर लेंगे। समझ गए भाई, संधि ये कहती है, संधि कहता आप ज्यादा सिस्टम है कि अगर आपका छोटा आ है तो उस जब हम प्रयोग करेंगे या जब आएगा ऐसा प्रकरण, तब हम बड़ा आ भी प्रयोग कर लेंगे, है ना। वही पहले सुरेश जब रमेश जब 8 साल का था तो 50 साल का भी वो रमेश है ही, लेकिन सिर्फ उसकी उम्र बदली है, उसका आकार बदला है, उसका नाम नहीं बदला है। तो आ को चाहे आ कहो और चाहे तो आ कहो, बात है बराबर। लेकिन जब जब उसका प्रकरण आएगा तो आप अनुसार प्रयोग करें। इसीलिए कहा गया है यदि हरस या दीर्घ, हरस माने छोटा आ, दीर्घ माने बड़ा आ। हरस माने छोटी ई और दीर्घ माने बड़ी ई, और हरस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, है ना, के बाद गुना कर वही बनाते तो क्या जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दीर्घ। क्या बन जाएंगे, देखिए अब क्या बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, है ना। इसमें क्या बनेंगे, बड़ी। इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, एक लिए एक बनेगा। ठीक है, और ली हमेशा होता है छोटा, ध्यान रखना इसको, ली हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसका कोई बड़ा प्रयोग आप नहीं पाओगे। समझ गए, परिभाषा किताब में दी। ठीक है, अगर नहीं मालूम तो संस्कृत और किताब से ले लेना, लिख लेना। देखिए इतना समझा हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए इधर आते हैं, देख समझिए कुछ उदाहरण आपको देखिए। देखिए यहाँ पर अब देखिए कैसा प्रकरण बनता है, एक सूत्र दिखाइए। क्या देखिए, छोटा आ धन छोटा आ मिले क्या बना, एक बड़ा आ धन छोटा क्या बना, बड़ा। एक बड़ा आ धन छोटा आ धन बड़ा आ मिले क्या बना, एक बड़ा आ धन बड़ा आ क्या बना, बड़ा मतलब दीर्घ आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। ठीक है, हरस आ धन दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। समझ में आ रहा, क्यों नहीं समझ नहीं आ रहा। अरे तो पढ़ते हो कि 2 धन 2 कितना होता है, 4 होता है। तो मान लो 4 हो गया है, या 3 धन 1 हो गया तो कितना हुआ, हुआ कि नहीं। और 1 धन 3 क्या मिलकर हुआ, उसी का सुधार है। 2 धन 2 4, 1 धन 3 4, 3 धन 1, ठीक है। और इसमें क्या है, चाहे तो 2 मान लो और चाहे तो इसको अपना सिस्टम कुछ होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए। तो अब हम कुछ उदाहरण करेंगे आपके इसमें संधियों में। जैसे दिया है धन धन अर्थी, धन धन अर्थी,
एक धन लिखा है और एक धन बना, ये समझ रहे हो? एक धन लिखा हुआ, एक धन बना हुआ। देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, क्या लिखा है? पहला उदाहरण क्या है किताब में? धन, एक धन लिखा हुआ है और एक धन बना हुआ। धन धन अर्थी, ठीक ऐसा है। अब यहाँ देखिए उदाहरण आपका दिया हुआ है। अब हमने उनके कौन सा पढ़ रहे हैं? स्वसंधि, और स्वसंधि कौन सा पढ़ रहे हैं? पढ़े कि नहीं पढ़े? स्वसंधि में कौन सा पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। तो देगा उदाहरण पढ़ रहे हैं इसका, इस संधि का उदाहरण पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि का हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब देखिए अब ये संधि करना है, परिभाषा क्या थी? जब स्वर वर्ण का मेल जब स्वर वर्ण से होगा तब वहां पर क्या होगा? स्वसंधि होगी, ठीक है। अब क्योंकि आपको क्या है ना, क्या है व्यंजन है, क्या है ना, क्या है व्यंजन। और व्यंजन कैसा है? ये मिश्रित व्यंजन, कैसा है? मिश्रित व्यंजन आपका ये है, ठीक है। इसमें अर्थात इसको आप अलग करोगे, इसको तुम अलग करोगे तो इसमें क्या है? एक आ जुड़ा हुआ है, यानी हरस्व आ जुड़ा हुआ है। कौन सा आ? हरस्व माने छोटा आ। धन आर्थी, इसको लिख दो ऐसे। अब देखियो, देखिए यहाँ पर मैं व्यंजन से स्वर को अलग करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको जरा तोड़ दो, इसको मैंने इस प्रकार से कर दिया, देखो धन, या इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, नाम में आ गया हलन, है ना। और इसमें क्या कुछ छोटा आ बाहर आ गया, समझ में आ कि नहीं आया? यानी इसमें कौन सी मात्रा है? छोटा आ की, तो छोटा आ मैंने कर दिया बाहर, कर दिया। अब इसको उसी तरह से दो आ को दो भागों में, अर्थी को तोड़ दूंगा, अर्थी को मैं दो भागों में तोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए इस व्यंजन से इसका अलग हो गया, यानी ये व्यंजन से अलग हो गया। अब देखिए आपकी परिभाषा पूरी हो रही है। जब स्वर वर्ण का मेल या जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? स्वर है, और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण कौन सा है? स्वर है। यानी एक पद हमारा ये है, दूसरा पद हमारा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? स्वर, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? स्वर। तो दोनों मिलकर क्या होंगे? दीर्घ आदेश क्या होंगे? संधि। वो तो स्वर तो है ही, लेकिन संधि कौन सी करना है? दीर्घ, आकाश सवर्ण दीर्घ, यानी क्या एक दिया है आकाश सवर्ण दीर्घ, यानी हरस्व या दीर्घ आ के बाद, यानी या ई या उ के बाद, यदि के बाद पुनः हरस्व या दीर्घ आ ई उ री आए तो दोनों क्या हो जाएगा? सवर्ण आदेश दीर्घ बन जाते हैं, अर्थात दोनों बड़े बन जाते हैं। देखिए दोनों बन गए, क्या बन गए? बड़ा आ बन गया। अब जब ये दोनों जुड़ गए तो इनका मान खत्म हो गया। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे? पुनः उसी प्रकार से उतार देंगे, उतार दिया। अब देखिए नियम होता है, अगर किसी व्यंजन के बाद स्वर है, अगर किसी व्यंजन के बाद स्वर है तो पीछे वाला व्यंजन आगे वाले, पीछे वाला स्वर आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाएगा, तो वर्ण बन जाएगा, नहीं बनेगा तो क्या बन जाएगा? क्या बना? एक बन गया, एक कारण याद आया कि नहीं आया? बताइए, बताइए किसकी किसी समझ में आ गया? बताइए आप लोग, हाथ उठाओ। किसके भाई ईमानदारी से हाथ उठाना, इस समझ में जिसके आ रहा है ना, और तो हाथ उठाना, न उठाना उनको मैं फिर बताऊंगा, ठीक है? ठीक है, रुक